नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज अपन बात कर रहे हैं 11th क्लास की। तो अपन सब बच्चे घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासें कंटिन्यू ले रहे हैं। क्लासें अपन को लेते रहना है और जो व्याख्या बता रहे हैं आपको पाठ का अर्थ वो भी करना है, ग्रामर भी अपन ग्रामर पोर्शन को भी अपन को करना है। तो आज अपन हिंदी की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा था कबीरदास और दूसरा पढ़ा मीरा। तो मैं समझती हूँ सब बच्चों ने कवि परिचय और पाठ का अर्थ किया है। दोनों चैप्टर इजी थे, एक स्टोरी जैसा ही लग रहा था। आज अपन तीसरा चैप्टर ले रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो सर्वप्रथम वही है अपना रूटीन कि अपन राम नरेश त्रिपाठी के पहले परिचय के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में उसके पाठ का अर्थ करेंगे। तो आज अपन तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी। अपने कवि का नाम है, इनका जन्म सन 1881 में हुआ था। सबको ध्यान रहेगा, इनका जन्म 1881 में हुआ। जन्म स्थान की बात करते हैं तो कोयरीपुर ग्राम का नाम है और इनके जिले का नाम है जौनपुर। ध्यान करना, पाठ्य पुस्तक में बड़ा विस्तार से दे रखा है, यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बात आई ना ध्यान में। जन्म स्थान कहाँ है? कोयरीपुर, इनके ग्राम का नाम है और जिला है जौनपुर और स्टेट कौन सा हुआ? राज्य उत्तर प्रदेश में। फिर इनके पिताजी का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी है। ठीक है, 3 चीजें मैंने आपको बताई। इनका जन्म हुआ था सन 1881 ईस्वी में। जन्म स्थान है कोयरीपुर, जिला जौनपुर और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अपन को यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन कवि परिचय में अपन को पूर्णतया विस्तृत रूप से ही लिखना है। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी है। अब इनकी भाषा की बात करते हैं। भाषा इनकी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाएं की है। इनके खड़ी बोली के महत्वपूर्ण क्या है? कवि माने जाते हैं। आरंभिक जो शिक्षा हुई थी उसके बाद में राम नरेश त्रिपाठी जी ने स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू भाषा में ये अध्ययन किया और उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय से इन्होंने 4 भाषाएं सीखी और 4 भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। अब भाषा की बात हो गई, फिर अपन आते हैं रचना पे। तो रचना देखिए, खंड काव्य में इनकी 3 रचनाएं देखिए। पथिक जो आज अपन पढ़ेंगे, फिर है मिलन और स्वप्न। ठीक है, ये भी आपको दे रखा है। कविता संग्रह में मानसी और संपादन देखिए, कविता, कौमुदी और ग्राम गीत। अब मैं इनकी रचनाओं के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। सर्वप्रथम देखो, आपने यहाँ पढ़ा संपादन में क्या है? ग्राम गीत दे रखा है। तो इनकी सभी रचनाओं में ये ग्राम गीत है। तो इन्होंने 20,000 किलोमीटर की क्या है? पैदल यात्रा की है। किन्होंने की? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। ये सभी गांवों में घूम कर इन्होंने भ्रमण किया था, विचरण किया था और उन्होंने फिर हजारों ग्राम गीत क्या है? लिखे हैं। बात आई ना ध्यान में? ग्राम गीत से आपको ध्यान में आएगा, अपन को विस्तार पूर्वक लिखना है ना। तो इन्होंने 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और वहां से अनुभव लेकर इतने गांवों में घूमे, चारों तरफ का वातावरण देखा, भाषा, ये बोलियां देखी, व्यवहार देखा। तो इन्होंने हजारों क्या है ये गीतों का संपादन किया। फिर देखिए, इनकी जो खंड काव्य में पथिक, मिलन, स्वप्न है, तो इन्होंने 4 भाषाओं में रचना की है, हिंदी में, बांग्ला में, उर्दू में और अंग्रेजी भाषा में। ध्यान करना। फिर इनको ये फिर मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने कविताओं के साथ साथ नाटक, उपन्यास और संस्करण, आलोचनाएं, इन सब विधाओं में भी इनकी रचनाएं हैं। एक बात आपको ये बताती हूँ कि इन्होंने अपने साहित्य काल में, रचना काल में बानर नामक पत्रिका का संपादन किया था और उसमें मौलिक और शिक्षाप्रद कहानियां और प्रेरक प्रसंग का क्या है उनको इन्होंने प्रकाशित किए थे। बात अपन को ध्यान में रहेगी। कौन सी पत्रिका थी? बानर नामक पत्रिका थी जो उन्होंने प्रकाशित की और उसमें उन्होंने मौलिक और
ये शिक्षाप्रद कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग का प्रकाशित किया था। इसके साथ ही इन्होंने अपनी रचनाओं में देश प्रेम को महत्व दिया है। समाज सुधार और देश प्रेम दोनों विषय ये लेकर चले थे, जिसमें इन्होंने ज़्यादा देश प्रेम को महत्व दिया था। इस प्रकार इनकी साहित्य रचनाएं या इनका रचना काल, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, बहुत सी पुस्तकें लिखी है। तो जो कविताएं हैं उनमें इन्होंने अपनी हिंदी भाषा में श्रेष्ठ कविताएं भी लिखी है। इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें व्यक्तिक प्रेम मिलता है, साहित्यिक व्यक्तिक प्रेम का मिश्रण है। फिर आप ये देखिए, इनकी मृत्यु सन 1962 में हुई है। बात आई ना ध्यान में, ये छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताए हैं। रचनाएं आपको बता दी, पथिक, मिलन, स्वप्न है, मानसी, कविता, कौमुदी, ग्राम गीत, ये संपादन है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, नाटक, उपन्यास, संस्करण, आलोचनाएं, इनका भी इन्होंने क्या है, इन विधाओं का भी संपादन किया है। इसके साथ में एक चीज मैंने और बताई थी कि इन्होंने 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हजारों ग्राम गीत भी लिखे हैं। और पत्रिका का भी नाम ध्यान में रहेगा, अपन को लिख लेना है, पाठ्य पुस्तक में पूरा दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि बानर नामक पत्रिका का इन्होंने क्या है, संपादन किया था। और जिसमें क्या है, बानर नामक पत्रिका में मौलिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ थी और उसके साथ साथ प्रेरक प्रसंग भी प्रकाशित किए थे, जो कि अपने जीवन में बहुत ही काम आने वाले हैं या काम आते हैं, वही चीज़ है। फिर आपके ध्यान में आ गया इनका ये कवि परिचय, मैंने आपको पूरा बता दिया है। इनका जन्म 1881 में हुआ। जन्म स्थान कोयरीपुर है, जो कहाँ है, जिला जौनपुर और उत्तर प्रदेश में है। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदत्त है और इनकी भाषा क्या है, छायावाद पूर्व की खड़ी बोली है। और इन्होंने आरंभिक शिक्षा के बाद स्वाध्याय से ही क्या किया था, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी रचनाएं खंड काव्य में पथिक, मिलन और स्वप्न है। कविता संग्रह इनका मानसी है। संपादन में देखिए कविता, कौमुदी और ग्राम गीत है। इनके साथ ही इन्होंने नाटक, उपन्यास और संस्करण, आलोचनाओं का भी, इन विधाओं में भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। और इनके साथ साथ कौन सी पत्रिका है, बानर नामक पत्रिका भी लिखी, जिसमें क्या मिलता है अपन को, ये मौलिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग का संग्रह मिलता है। इनकी मृत्यु सन 1962 में हुई। आज अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इनके खंड काव्य के पथिक है। पथिक जो अपना ये इनकी रचना है, उसके कुछ पद अपन पढ़ रहे हैं। पथिक से सब समझ रहे हैं ना, राहगीर। तो इनका कहना है रामनरेश त्रिपाठी जी का कि सांसारिक दुखों से दुखी होकर, ये जो मोह माया है, सांसारिक जो कार्य, इन सब से मुक्त होकर, दुखी होकर जब राहगीर निकलता है तो वो प्रकृति के सुंदर दृश्य देखकर उस पे क्या है, मोहित हो जाता है और हमेशा के लिए वहीं बसना चाहता है, अपना घर वहीं, अपना निवास स्थान वहीं बनाना चाहता है। तो वहाँ पर किसी सज्जन पुरुष, साधु पुरुष के उपदेश पाकर वो हमेशा क्या है, देश हित के कार्य करने लग जाता है। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं उसका सार मैं आपको बता देती हूँ कि पथिक क्या करता है, प्रकृति के सुंदर दृश्य देखता है और वहाँ बादलों के रंग बिरंगे या बदलते हुए रंगीन दृश्यों को देख वो क्या करते हैं, उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बादल अपने स्वरूप को बार बार बदल रहा है, रंगीन कर रहा है, रंगीन करते हुए सूर्य के समक्ष क्या है, नृत्य प्रस्तुत कर रहा है। इस सुंदर दृश्य को देखकर नीचे नीला उसको क्या है, समुद्र दिखाई देता है और ऊपर आकाश, जो नीला आकाश है वो क्या है, फैला हुआ बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। वो वहीं रहना चाहता है, समुद्र का कोना कोना देखना चाहता है। तो हम हमेशा की तरह ही क्या करेंगे, सर्वप्रथम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। अपन जो भी चैप्टर पढ़ते हैं सबसे पहले अपना यही मूल भाव रहेगा कि हम सबसे पहले कवि परिचय याद करेंगे और चैप्टर पढ़ने, कवि ये पाठ परिचय पढ़ते हुए सबसे पहले क्या है, पीछे शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ ध्यान में रहेंगे तो अपन अर्थ क्या है, आसानी से कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले देखिए, प्रतिक्षण मतलब हर समय, एक एक क्षण के बाद की बात हो रही है। प्रतिक्षण मतलब हर समय, ध्यान रहेगा ना। प्रतिक्षण क्या हो गया, हर समय। नूतन, नूतन क्या है, नया। ठीक है, दोनों शब्दार्थ ध्यान में आए ना आपके। प्रतिक्षण हर समय, नूतन नया है,
वेश यहाँ क्या है, रूप। ठीक है, बनाकर, बनाना। रंग बिरंग, रंग बिरंग क्या हो गए, रंगीन। ठीक है, निराला, अनोखा। ठीक है ना, जो अलग दिखता है, जो सुंदर प्रतीत होता है। ठीक है, वही बात हुई। अब आप पंक्ति देखिए, प्रति क्षण, हर समय, एक एक क्षण के, एक एक मिनट के बाद की बात हो रही है। नूतन क्या हो गया, नया। वेश है रूप, बनाकर, रंग बिरंग, निराला। ठीक है, दोनों पंक्तियां, पथी क्या कर रहा है, अपन दोनों पंक्तियां एक साथ देखेंगे। रवि के सम्मुख, रवि यहाँ कौन है, सूर्य। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। सम्मुख है सामने, मैं बोल देती हूँ, यहाँ आपको ठीक प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है तो अपन जाने सम्मुख का है सामने। थिरक रही है, थिरक मतलब नाचना, नृत्य करना। ठीक है, क्या हुआ, नृत्य करना। नभ में वारिद माला, नभ क्या है, आकाश। ठीक है, वारिद माला होगी वर्षा की बूंदों की जो लड़ियां है। जब बारिश होती है तो जो बारिश की बूंदें आ रही है तो उनकी है कि वर्षा की बूंदों की माला या बूंदों की लड़ियां, वर्षा की बूंदों की लड़ियां। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं बोल देती हूँ तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में लिख लोगे या शब्दार्थ दिए हुए वहां से अपन ध्यान करेंगे। प्रतिक्षण क्या है, हर समय, नूतन, नया। वेश या रूप है, बनाकर, रंग बिरंग मतलब रंगीन। निराला क्या है, अनोखा। रवि के सम्मुख, सूर्य के क्या है, सामने। थिरक रही, नृत्य कर रहे हैं। नभ में वारिद माला, आकाश में वर्षा की बूंदों की लड़ियां। अब आप पूरी पंक्ति का अर्थ देखिए कि कवि कहते हैं कि प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर, रंग बिरंग, निराला। कि हर समय, प्रत्येक क्षण आकाश में क्या हो रहा है, बादल अपने रूप को क्या है, बदल रहा है, रंगीन कर रहा है। और रंगीन करते हुए, बदलते हुए अपने निराले रूप को, अपने अनोखे रूप को सूर्य के सामने क्या है, नृत्य करके प्रस्तुत कर रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, बात आई ना ध्यान में, कैसा प्रतीत हो रहा है कि प्रत्येक क्षण प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही है। तो स्वरूप बदल रही है तो बादल क्या है, कभी कभी ये बार बार अपना रूप बदल रहे हैं, रंगीन हो रहे हैं, गौर घटाएं ये छा रही है। ऐसा करते हुए वो सूर्य के सामने क्या है, नृत्य प्रस्तुत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नभ में वारिद माला, और पूरे आकाश में वर्षा की बूंदों की क्या है, लड़ियां ये बह रही है, या वर्षा की बूंदें क्या है, बह रही है। बात आई ना ध्यान में। क्या कहता है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, रंग बिरंग, निराला। रवि के सम्मुख थिरक रही, नभ में वारिद माला। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्या है, बादल प्रत्येक क्षण अपना नया स्वरूप बदल रहे हैं, नए रंग में दिख रहे हैं, अपने रंगीन रूप में सूर्य के सम्मुख क्या है, नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नभ में वारिद, और पूरे आकाश में क्या है, वर्षा की बूंदों की, मोतियों की लड़ियां सी क्या है, छाई हुई है। फिर देखिए वो कहते हैं, नीचे नील, नीला। ठीक है, समुद्र, मनोहर, मनोहर क्या है, सुंदर। ऊपर नील गगन, नीला आकाश। गगन क्या है, आकाश है। ध्यान में है ना सबके, इतने हार्ड कोई आपके शब्दार्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं अब कि नीचे तो नीला समुद्र क्या है, सुंदर समुद्र फैला हुआ है, और ऊपर नीला आकाश फैला हुआ है, जो बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, मेरे मन को क्या है, मोह रहा है। घन पर बैठ, घन क्या है, बादल। ध्यान में है ना सबके। पर बैठ मतलब बैठना, बीच में विचरूं, विचरूं मतलब विचरण करना, घूमना। ठीक है ना, विचरण करना, यही चाहता मन है। मन क्या चाह रहा है, पति क्या कह रहा है, पति का मन क्या चाहता है कि ऊपर, नीचे तो क्या है, नीला समुद्र है, बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है, और ऊपर क्या है, नीला आकाश फैला हुआ है। घन पर बैठ बीच में विचरूं,
यही मन चाहता कि इस सुंदर दृश्य को देखकर मेरा मन चाह रहा है कि मैं बादलों में बैठकर क्या है पूरे समुद्र के ऊपर और आसमान के नीचे क्या है विचरण करूं। मैं पूरे समुद्र के ऊपर पूरी प्रकृति का सुंदर दृश्य देखना चाहता हूं। किस पे बैठ के? बादलों पर बैठकर। ऐसा मेरा मन क्या है चाहता है। फिर देखिए रत्नाकर कौन है? समुद्र। ठीक है। गर्जन मतलब गरज रहा है, करता। ये मलयानिल मतलब ये मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं। ठीक है। क्या है? मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं। ठीक है ना। बहता है। रत्नाकर गर्जन करता, मलयानिल बहता कि मैं जहां खड़ा हूं। पहले उन्होंने सारी बताई ना प्रकृति का सुंदर दृश्य, सूक्ष्म जो ये सुंदरता है पूरा अपन के सामने प्रस्तुत किया है। फिर वो कहता है कि समुद्र क्या है? गरज रहा है। भाई बारिश का मौसम है, प्रकृति अपने वेश क्या है बार बार बदल रही है, अपने रूप को स्वरूप को बदल रही है। बड़े चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, समुद्र में पानी बहुत भरा हुआ है। तो ये समुद्र में तो वैसे ही पानी रहता है और इस मौसम में तो वो उमड़ उमड़ के क्या है लहरें बह रही है। तो रत्नाकर गर्जन करता कि समुद्र क्या है? गर्जना कर रहा है। मलयानिल बहता और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं मेरा मन क्या है? मोह ले रही है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय कि हे प्रिय हरदम हर समय। ठीक है ना। प्रत्येक क्षण की बात हो रही है। हौसला मतलब उत्साह। हृदय में प्रिय कि मेरे प्रिय मैं समुद्र को देखकर और ये सुगंधित जो हवाएं आ रही है इससे हर समय मेरे मन में क्या है? उत्साह भरा हुआ है। उत्साह क्या करता? भरा रहता है। मैं प्रत्येक क्षण कुछ नया करने का क्या है विचार आता है। जब मैं समुद्र की गर्जना को देखता हूँ, ये लहरों को उड़ता हुआ देखता हूँ और ये मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाओं को महसूस करता हूँ तो मेरा मन भी तरोताजा हो जाता है और हर समय प्रत्येक क्षण मेरे अंदर उत्साह क्या है? भरा रहता है। मैं हर समय कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ। इस विशाल विस्तृत, विशाल क्या है? बड़ा। विस्तृत मतलब फैला हुआ। महिमामयी रत्नाकर के घर के, महिमामयी मतलब महान है। रत्नाकर समुद्र, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इस विशाल जो अनंत तक फैला हुआ है, विस्तृत है, बहुत बड़ा है, इस महान समुद्र के घर में कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब पति का मन क्या चाहता है कि जो समुद्र में लहरें उठ रही है मैं उनके ऊपर बैठकर इस विशाल समुद्र में के कोने कोने में क्या है विचरण करना चाहता हूँ, कोने कोने तक घूमना चाहता हूँ। क्या? जी भर के। तब जाके मेरे मन को क्या है संतुष्टि होगी कि कितना पवित्र, कितना सुंदर, कितना महान समुद्र है और जिसके पास क्या है सुगंधित हवाएं भी आ रही है। बात आई ना ध्यान में? एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि पति कह रहा है प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। बात आई ध्यान में कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रत्येक क्षण बादल अपने रूप को बदलकर ये सूर्य के सामने नृत्य करते हुए क्या है मुझे दिखाई दे रहे हैं और पूरे आकाश में मोतियों की लड़ियों के समान वर्षा की बूंदें गिर रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है कि नीचे तो सुंदर मन को मोहने वाला नीला समुद्र है और ऊपर क्या है नीला आकाश है जो बड़ा ही सुशोभित हो रहा है, बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। पति कह रहा है कि मेरा मन चाहता है, क्या चाहता है कि मैं बादलों के ऊपर बैठकर विचरण करना चाहता हूँ। इतना उन्होंने बताया। उसके बाद में वो कहते हैं रत्नाकर गर्जन करता मलयानिल बहता है कि समुद्र तो गर्जना कर रहा है, लहरें उठ उठ के आ रही है और मलय पर्वत से सुगंधित हवाएं आ रही है जो मेरे मन को क्या है मोह ले रही है। हरदम ये हौसला
हृदय में प्रिय भरा रहता है कि मैं समुद्र की लहरों को देखकर, इन सुगंधित हवाओं को लेकर मेरे मन में हर समय प्रत्येक क्षण एक नया उत्साह भरा रहता है। हर समय मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर में, कि इस महान, इस बड़े विस्तृत रत्नाकर अर्थात समुद्र के घर में, समुद्र के कोने कोने में मैं लहरों पर बैठकर क्या है, जी भर के घूमना चाहता हूँ। बात आई ना ध्यान में। इसमें कवि ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और सूक्ष्म चित्रण किया है। एक छोटी से छोटी बात अपन को विस्तृत रूप से क्या है बताई है कि प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी विस्तृत है और कितने अपने रंग क्या है परिवर्तित करती है। अब यहाँ मैंने आपको बताया बादलों का नृत्य करना, इसमें क्या है, इस पद में मानवीकरण अलंकार है। सब ध्यान करेंगे। क्या आया था कि बादल क्या कर रहे हैं, सूर्य के सम्मुख नृत्य कर रहे हैं। इसमें कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। तो अपन इसका ध्यान करेंगे। अगर अपन की व्याख्या आ जाती है तो और विशेष लिखते हैं तो उस समय अपन को विशेष में ये लिखना होता है। अगर 6 नंबर की व्याख्या आ रही है तो 1.5 नंबर का क्या है, विशेष आता ही है। तो विशेष में अपन लिखेंगे मानवीकरण अलंकार है। फिर संबोधन शैली है। शैली कौन सी है इसमें, संबोधन शैली है। और पूरे पद में इन्होंने क्या किया, प्रकृति का सुंदर और सूक्ष्म चित्रण किया है। इसकी 3 विशेषताएं मैंने आपको बताई है ना। पहला क्या बताया कि बादलों का सूर्य के सम्मुख क्या है, उनके सामने नृत्य करना, इसमें मानवीकरण अलंकार है। और इसमें संबोधन शैली है। और कवि ने इसमें क्या किया है, बड़ा ही प्रकृति का सुंदर और सूक्ष्म चित्रण किया है। आज अपन ने 11th क्लास नया चैप्टर लिया था जिसके कवि कौन है, रामनरेश त्रिपाठी। पहले 2 कवि मैंने आपके पढ़ाए, मैंने कबीरदास और मीरा। आज तीसरे कवि अपन ने पढ़े रामनरेश त्रिपाठी, जिनका मैंने आपको परिचय बताया है। तो अपन विस्तृत रूप से इस परिचय को याद करेंगे और अच्छे से ये याद भी हो जाएगा। पूरा विस्तार पूर्वक पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। फिर अपन ने पथिक कविता, इसकी ये काव्यखंड इसका पढ़ा है। पथिक में देखो प्रकृति का सुंदर और सूक्ष्म चित्रण किया है। और इसमें पथिक क्या है, सांसारिक दुखों से आहत होकर वहां पहुंचता है और प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखकर वहीं मोहित हो जाता है और वहीं अपना घर क्या है बनाना चाहता है। और वहां रहते हुए एक सज्जन पुरुष से उपदेश पाकर, साधु पुरुष से उपदेश पाकर देश प्रेम में वो क्या है लग जाते हैं। इस प्रकार इस पद का मैंने आपको सार बता दिया है। इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया कि बादल बार बार अपने क्या है स्वरूप को बदल रहे हैं और बदलते स्वरूप को देख रहे ऐसा प्रतीत हो रहा है, भाई बार बार परिवर्तन हो रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सूर्य के सम्मुख क्या है नृत्य कर रहे हैं। ऐसा करते हुए और पूरे आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोतियों की लड़ियों के समान बारिश की बूंदें गिर रही है। फिर ये कहता है कि समुद्र की विशेषता, उसकी सुंदरता बताई है कि वहाँ पूरी तरह क्या है, नीला समुद्र फैला हुआ है जो बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है और नीला आकाश भी बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। ये सब देखकर उसका मन क्या करता है कि मैं बादलों के ऊपर बैठकर यहाँ विचरण करना चाहता हूँ। फिर कहता है रत्नाकर गर्जन करता, मलयानील बहता है कि वहाँ खड़े रहकर जब समुद्र की लहरें गर्जना कर रही है और मलय पर्वत से सुगंधित हवाएं आ रही है तो पथिक के मन में भी उत्साह भर जाता है और वो भी अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता है उपदेश पाकर। फिर वो कहता है इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के कि ये जो विशाल समुद्र है, रत्नाकर हो गया महान, इसके कोने कोने में मैं क्या है विचरण करना चाहता हूँ। अब बात आई ना ध्यान में, वो देश हित की, देश प्रेम की बात कर रहा है। तो विशाल ये जो देश हो गया, रत्नाकर समुद्र का देश हो गया है और वहाँ जितनी भी पीड़ा है उसको वो दूर करना चाहता है, महसूस करना चाहता है। तो यहाँ कि मैं इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पे अर्थात बाधाओं में भी क्या है रुकना नहीं चाहता। लहरों में बैठना आसान नहीं है ना, तो बाधाओं में भी वो रुकना नहीं चाहता है और वो पूरे देश हित के लिए कार्य करना चाह रहा है। समुद्र के कोने कोने में जाकर जी भर के वो घूमना चाहता है। इस प्रकार अपने पहला पद, ये 2 पद लिए, इनका अर्थ किया, कवि परिचय किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और मैं समझती हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आ गया है। धन्यवाद।